सब कुछ बिल्कुल शांत था। तभी अचानक एक दिन कॉस्मिक एनर्जी अर्थ से टकराती है। लोगों के फोन पर वार्निंग मैसेज आने लगे कि दूसरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली बीइंग्स ने अर्थ पर अटैक कर दिया है। सभी लोग अपने आसपास के शेल्टर की तरफ जाएं। वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। नाम है उसका कुओरोबिही गुई। वह मॉन्स्टर से कहता है कि वह उसे नहीं हारने वाला, पर साला मॉन्स्टर उसको तुरंत चबा गया, उसकी प्राइड के साथ। फिर टाइम बैक करता है। हमें 10 साल पहले की बात बताई जाती है कि एक दिन अर्थ पर अचानक हजारों की तादाद में ईवा नाम के एलियंस आए। उन हजारों ईवा ने अर्थ पर एक साथ अटैक कर दिया। ह्यूमन वेपन्स इन ईवास के सामने बेकार साबित हुए। लग रहा था जैसे कि अब इंसानियत का अंत निश्चित है। लेकिन जब ईवा एलियंस अर्थ पर आए तो उन्होंने एक स्पेशल एनर्जी पूरी दुनिया में फैला दी। जब यह एलिमेंट सब जगह फैल गया तो उसकी वजह से सब इंसान के अंदर की अल्फा एबिलिटीज खुद ब खुद जाग गई। जैसे हर नॉर्मल आदमी के अंदर छिपी हुई ताकत एक्टिवेट हो गई। सब लोग एक तरह से सुपर ह्यूमन बन गए। इस तरह वे ईवाज के खिलाफ काउंटर अटैक करने लगे। फिर हमें प्रेजेंट डे हाची स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यह स्कूल कंट्री का टॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि 15 साल से बड़े बच्चों को गिदर करता है जिनके पास आशाधारण अल्फा एबिलिटीज हों, ताकि उन्हें और भी ताकतवर बनाकर स्ट्रांगेस्ट फाइटिंग फोर्स में शामिल किया जा सके। हाँ, अब गुई भी यहाँ आ चुका है। वह भी इस इंस्टीट्यूट का ही एक स्टूडेंट है, लेकिन वह यहाँ पार्ट टाइम जेनेटर की जॉब भी करता है। एक रिच लड़का गुई पर खाली कैन फेंकते हुए कहता है, ओ ये बिना अल्फा एबिलिटीज वाले लड़के, अपना काम ठीक से कर और जल्दी ये सारा कचरा साफ कर दे। इस दुनिया में इंसानों को उनकी अल्फा एबिलिटीज देखकर कुछ रैंक में डिवाइड किया जाता है। रैंक F से लेकर S तक होती है। रैंक D से लेकर S तक के इंसानों को स्पेशल सोल्जर कहा जाता है। वहीं रैंक E और F वालों को नॉर्मल सिविलियंस माना जाता है। लेकिन इन सभी इंसानों के बीच गुई एक ऐसा लड़का है जिसने अब तक अपनी अल्फा एबिलिटीज को अवेकन नहीं किया था, जिस वजह से सभी लोग उसे नीचा दिखाते हैं। स्कूल में लोग उसे अनरैंक्ड कहकर बुलाते हैं। गुई उस खाली कैन को उठाता है और उसे रिच लड़के से कहता है कि अपना कचरा खुद उठाओ, रैंक कोई मैटर नहीं करती। रिच लड़का गुई को थप्पड़ मारने लगता है और फुल एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, अरे साले अनरैंक्ड जेनेटर, तू मुझे ऑर्डर देगा? साले तू एक कचरा है और मैं A रैंक पर हूँ। मैं सोच रहा था कि मैंने मिडिल स्कूल में तुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, लेकिन तुम अभी भी नहीं समझे। लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें अपनी इस आग से जला दूंगा। तभी उस लड़के की आग अचानक बर्फ के टुकड़े में बदल जाती है। वह लड़का शॉक होकर पीछे देखता है। पीछे एक S रैंक लड़की खड़ी होती है। वह लड़की उसे रिच लड़के से कहती है कि तुम्हें अपनी ये अल्फा एबिलिटीज ईवाज के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए, न कि एक पावरलेस सिटीजन के। इस लड़की का नाम है ह्योगा ओरिने, जो कि S रैंक पर है। लोग उसे आइस वॉल विच भी कहते हैं। वह फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। उसे एलीट्स के बीच में भी एलीट माना जाता है। वह रिच लड़का ओरिने से लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वह आखिर S रैंक पर ही तो है, इसीलिए वह रिच लड़का वहां से चला जाता है। ओरिने गुई को समझाती है कि उसे हायर रैंक वालों से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हायर रैंक वालों को इमरजेंसी के टाइम पर लोअर रैंक्ड को मारने की परमिशन होती है। गुई ओरिने को कैन उठाने के लिए थैंक्स कहता है और फुल स्वैग से कहता है कि रैंक और एबिलिटीज मैटर नहीं करती। किसी इंसान की अहमियत उसके एक्शन से पता चलती है। मैं यह काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं हाची स्कूल के स्टूडेंट्स की थोड़ी बहुत मदद कर पाऊं जो सबको बचाते हैं। इतना कहकर गुई वहां से चला जाता है। वहीं ओरिने कह रही होती है कि जब आखिर में उसे ही कचरा उठाना था तो इतना नाटक किस लिए कर रहा था। कितना अजीब था यह लड़का। टाइम बैक जाता है। हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि गुई रो रहा होता है क्योंकि उसके पास अल्फा एबिलिटीज न होने की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। गुई की मम्मी उसे समझाते हुए कहती हैं, इंसान की अहमियत उनकी अल्फा एबिलिटीज या उनके पास क्या कुछ है उससे नहीं होती। इंसान जो करते हैं उससे उनकी अहमियत होती है। तो गुई, तुम्हें बस लोगों की जरूरत पूरी करनी है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, तुम्हें बस लोगों के लिए यूजफुल रहना है। अपनी मम्मी की बात सुन उस वक्त गुई बहुत ही खुश हो गया था क्योंकि अब उसे अपने अवेकन होने से फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक गुई की मम्मी बीमार हो गई। डॉक्टर ने गुई को बताया कि उसकी मम्मी की बॉडी उसकी खुद की अल्फा एबिलिटीज को संभाल नहीं पा रही और फिलहाल ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है जिससे उन्हें ठीक किया जा सके। वहीं 2 नर्स आपस में गुई और उसकी मम्मी का मजाक उड़ाती हैं क्योंकि अब वो दोनों ही अनरैंक्ड हैं। उन दोनों नर्सेज की बात सुन गुई कह रहा होता है कि आखिर अल्फा एबिलिटीज और रैंक में खास बात क्या है। मेरा और मेरी मम्मी की अहमियत तुम लोग डिसाइड मत करो। इंसान की अहमियत उनके काम से होती है, न कि अल्फा एबिलिटीज से। फिर हमें वापस प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि गुई कॉरिडोर में पोछा मारता है।
खिड़कियां साफ करता है और टॉयलेट भी। आज उसने अपना पूरा काम समय से पहले पूरा कर लिया था, इसलिए वह बहुत ही जोश में था। इसलिए वह सोचता है कि जब उसने अंदर का काम खत्म कर ही दिया है तो क्यों ना बाहर की भी सफाई कर दी जाए। गुई बाहर ग्राउंड पे आ गया होता है, जहां वह देखता है कि टीचर स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उन्हें ग्राउंड पे लेकर आए होते हैं। टीचर सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग सी रैंक ईवास को लाया होता है। सभी स्टूडेंट्स बी रैंक और उससे ऊपर के रैंक के थे, इसलिए टीचर उन्हें ऑर्डर देता है कि उन्हें इन ईवास को 1 मिनट के अंदर खत्म करना होगा। टीचर पहले 2 ईवास को एक साथ रिलीज कर देता है, जिन्हें वह रिच लड़का और ओरिने अपने अपने पावर्स का यूज करके हरा देते हैं। यह देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इन दोनों की ताकत इतनी है कि ये दोनों किसी भी एस क्लास ईवा को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। गुई भी उन दोनों की पावर्स को देखकर हैरान था। तभी आसमान से एक बहुत ही तेज एनर्जी गुजरती है, जो कि सिटी के बीचों बीच जाकर टकराती है। अचानक क्लाइमेट चेंज हो जाता है। हांची स्कूल के पास एक सी रैंक या उससे ऊपर रैंक का ईवा सामने आता है। गुई उस ईवा को देखकर हैरान था, क्योंकि वह ईवा काफी ज्यादा बड़ा होता है। ऐसा ईवा आज से पहले कभी देखा नहीं गया था। स्टूडेंट्स उस ईवा को देखकर जोश में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे इस ईवा को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। रिच लड़का सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा होकर एक साथ उस ईवा पर अटैक करने के लिए कहता है। उसे लगता है कि उसके सामने तो यह ईवा बिल्कुल ही हलवा है। ओरिने स्टूडेंट्स को रुकने के लिए कहती है और पहले बैटल फॉर्मेशन बनाने को कहती है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स ओरिने की बात नहीं मानते और सीधे ईवा को मारने के लिए उसकी तरफ भागने लगते हैं। वहीं रिच लड़का स्टूडेंट्स से कह रहा होता है कि अगर हम इस ईवा को खत्म कर दें तो हम सभी को मेरिट मिलेगा और हमारी रैंक भी अप होगी। सभी स्टूडेंट्स एक साथ ईवा पर अपने अपने स्पेशल पावर से अटैक करते हैं, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट होता है। स्टूडेंट्स खुशी के मारे उछलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने उस ईवा को बहुत ही आसानी से हरा दिया, लेकिन फिर धुआं धीरे धीरे हटता है। ईवा अभी भी जिंदा था। रिच लड़का यह देखकर हैरान था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उस ईवा पर अटैक किया था, लेकिन फिर भी वह ईवा बच गया और अब ईवा एक एनर्जी ब्लास्ट करने वाला होता है। तभी और इन्हें एक आइस शील्ड को क्रिएट करती है और सभी स्टूडेंट्स को वापस आकर उसके पीछे छुपने के लिए कहती हैं। आगे वाले स्टूडेंट्स भागकर ओरिने की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी ईवा एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिसके शिकार वे आगे वाले स्टूडेंट्स बनते हैं और अब ओरिने अकेले उस एनर्जी ब्लास्ट को अपनी आइस शील्ड से रोक रही होती है। लेकिन धीरे धीरे उस शील्ड में भी दरारें आने लगती हैं और एक वक्त ऐसा आया जब वह आइस शील्ड पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर गई। वह यह देखकर गुई हैरान हो जाता है, क्योंकि अब सभी टॉप रैंकर्स हार चुके थे और वह ईवा भी उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। सभी स्टूडेंट्स उस ईवा की ताकत और साइज को देखकर बहुत डर रहे होते हैं, क्योंकि वह वही ईवा था जिसने 8 साल पहले टोक्यो को तबाह कर दिया था और अब वह उन्हें मारने के लिए भागते हुए आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और इन्हें उन भागते हुए स्टूडेंट्स से कह रही होती है कि भागो मत, हमें साथ मिलकर फाइट करनी पड़ेगी। अगर हम टॉप रैंकर्स ही इसी तरह भागेंगे तो सिटीजन्स की जान कौन बचाएगा। लेकिन कोई भी ओरिने की बात पर ध्यान नहीं देता और वे बस भागते रहते हैं। तभी ईवा एक स्टूडेंट को खा जाता है। यह देखकर ओरिने बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अब उस ईवा का अगला शिकार ओरिने बनने वाली थी। ईवा अपने मुंह से एक टेल ईवा को बाहर निकालता है, जो ओरिने को खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। तभी वहां गुई तेजी से दौड़कर आता है और उसे मॉन्स्टर के मुंह पर पत्तों से भरे कचरे के बैग को फेंक कर मारता है। गुई को अब एक सही मौका मिल गया था। वह ओरिने को अपने कंधों पर उठाता है और तेजी से वहां से भागने लगता है। गुई एक सीवर का ढक्कन खोलता है और ओरिने को लेकर नीचे उतर जाता है। उसने पहले भी इस जगह की सफाई की थी, इसलिए उसे यहाँ के सारे रास्ते पता थे। ओरिने गुई से कहती है कि उस जैसा एक जेनिटर अपनी जान जोखिम में डालकर उसे क्यों बचा रहा है, खासकर तब जब उसके पास कोई अल्फा एबिलिटीज भी नहीं है। गुई जवाब देता है कि किसी मदद करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास अल्फा एबिलिटीज ही हों। गुई का जवाब सुन ओरिने थोड़ा ब्लश करती है और गुई को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। फिर थोड़ी देर और भागने के बाद गुई शेल्टर के सामने पहुंच जाता है। वह ढक्कन खोलता है। शेल्टर बिल्कुल सामने ही था, लेकिन गुई देखता है कि शेल्टर का दरवाजा अब बंद हो रहा था। यह देखकर गुई चिल्लाते हुए कहता है, रुको, थोड़ा वेट करो, हम दोनों को भी अंदर आने दो। शेल्टर के दरवाजे पर खड़ा लड़का चिल्लाकर जवाब देता है, यहाँ पहले से ही ओवर कैपेसिटी हो गई है, तो कहीं और जाकर ट्राई करो। लेकिन तभी उस लड़के की नजर ओरिने पर पड़ती है। ओरिने को देखकर वह लड़का कहता है, ये तो ह्योगा ओरिने है, एक एस रैंक स्टूडेंट, जल्दी उसके लिए एक रूम तैयार करो। गुई ओरिने को लेकर शेल्टर की तरफ बढ़ने लगता है और उस लड़के को उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है।
लेकिन तभी वह लड़का गुई को धक्का देकर दूर कर देता है और कहता है कि उसने गुई को स्कूल में देखा था, वह एक अनरैंक्ड है, उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। ओरी ने उस लड़के से विनती करने लगती है कि गुई को भी अंदर आने दो, क्योंकि गुई ने उसकी जान बचाई थी। फिर ओरी ने एक फैसला करती है कि उसकी जगह गुई को अंदर आने दिया जाए, इससे ओवर कैपेसिटी नहीं होगी। तभी वहां वे आवाज आने लगते हैं। लड़का कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, दरवाजा बंद कर दो। लेकिन गुई ओरिने को धक्का देकर शेल्टर के अंदर भेज देता है। गुई ओरिने से कहता है कि इंसान की अहमियत उनके काम से होती है, न कि अल्फा एबिलिटीज से। इस तरह गुई ओरिने को अलविदा कहता है। लेकिन अब गुई के पीछे खड़ा था वह स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज का ईवा, जो गुई को खाने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसे देखते ही गुई की फट पड़ी होती है, लेकिन बंदा मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है कि उसने 15 साल बिल्कुल घटिया जिंदगी जी है और अब उसका प्रतिद्वंद्वी वह ईवा है जिसे टॉप रैंकर्स भी नहीं हरा पाए। गुई एक स्टील की पाइप से ईवा के पैर पर मारता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं हारने वाला नहीं हूं। लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। वह ईवा गुई को एक ही झटके में अपने मुंह में दबोच लेता है और चबाने लगता है। वहीं गुई अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सोच रहा होता है, लोगों को बचाते हुए मरना शायद मेरे जैसे इंसान के लिए इतनी भी बुरी बात नहीं है। नहीं, असल में ये सब झूठ है। मैंने ये मानने की बहुत कोशिश की कि इंसानों की अहमियत उनके कामों से होती है, न कि अल्फा एबिलिटीज से। पर असल बात यह है कि मैं हमेशा से अल्फा एबिलिटीज चाहता था। मैं अपनी एबिलिटीज उन लोगों के सामने दिखाना चाहता था जिन्होंने मेरी माँ को नीची नजरों से देखा था। लेकिन अब ये नामुमकिन है। माँ, मुझे माफ कर देना, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। तभी गुई के सामने एक सिस्टम प्रकट होता है। वह सिस्टम एक्टिव हुआ क्योंकि अब डेथ कंडीशन पूरी हो चुकी थी। फिर ब्लैक होल एबिलिटी एक्टिव होती है। इस एबिलिटी के एक्टिव होने से ईवा की बॉडी पर गड्ढे पड़ने लगते हैं। कंजम्पशन रेट 20% होते ही वो गड्ढे और भी बड़े होने लगते हैं। इससे ईवा को बहुत दर्द हो रहा होता है। कंजम्पशन रेट 40%, फिर 65%। इस पॉइंट पर ईवा ड्रैगन उस ब्लैक होल के अंदर समाने लगता है। कंजम्पशन रेट 90% होते ही ईवा ड्रैगन ब्लैक होल में पूरा समा जाता है और 100% पर वो ब्लैक होल एक अंडे का आकार ले लेता है और डीकम्पोजिशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फेज में चला जाता है। अंडे में दरारें आने लगती हैं और वो अंडा अचानक टूट जाता है। उस अंडे में से गुई बाहर निकलता है, बिना कपड़ों के, पूरी तरह नग्न अवस्था में। गुई हैरान था क्योंकि थोड़ी देर पहले एक ईवा ड्रैगन ने उसे खा लिया था, फिर भी वह अब जिंदा है। लेकिन उसके लिए यह अहम नहीं था क्योंकि उसे अभी बहुत जोर से भूख लग रही थी। तभी सिस्टम प्रकट होता है और गुई को बताता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज ईवा को सफलतापूर्वक कंज्यूम कर लिया गया है। तो क्या अब आप उसकी अल्फा एबिलिटीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं? लेकिन गुई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसे अभी बस भूख लग रही थी। गुई चक्कर खाकर अंडे से नीचे गिर पड़ता है। उसके हाथ पर एक ब्लैक होल खुलता है और एक ही झटके में वह पूरे अंडे को अपने अंदर समा लेता है। गुई को अपने सपने में ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है। ड्रैगन गुई से अपनी शक्तियां वापस मांग रहा होता है। गुई उस ईवा ड्रैगन को अपने सामने देख हैरान था। तभी ईवा ड्रैगन उसे खाने के लिए मुंह खोलता है और कहता है, मेरी बॉडी वापस दो। तभी गुई चिल्लाते हुए अपनी आंखें खोलता है। वह अब अस्पताल के एक बिस्तर पर होता है। गुई हैरानी से कहता है, क्या उस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज ईवा ड्रैगन ने मुझे खा नहीं लिया था? तो मैं अभी जिंदा कैसे हूँ? फिर गुई अपने हाथ पर उस ब्लैक होल को नोटिस करता है। उसे लगता है कि यह काली चीज जो उसके हाथ पर है वो एक खरोंच है। तभी उस ब्लैक होल में से वह ईवा ड्रैगन बाहर निकलता है और गुई पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे चोर कहीं के, मेरी बॉडी वापस दे। गुई उस ईवा ड्रैगन से पूछता है, तू आखिर है कौन? जिस पर ईवा ड्रैगन कहता है, ये मूर्ख लड़के, क्या तुम हमें न जानने का नाटक कर रहे हो? क्या तुम हमारे ये शानदार सींग और ये तीखे नुकीले दांत नहीं देख रहे जो सब कुछ चीर सकते हैं? मैं उन जीवों का राजा हूं जिन्हें तुम इंसान ईवा कहते हो। मैं स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज हूं। गुई हैरानी से कहता है, क्या तुम स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज हो? लेकिन तुम तो बिल्कुल अलग दिख रहे हो। ईवा ड्रैगन अपने सींग दिखाते हुए कहता है कि वह पूरी तरह से नहीं बदला है। उसके सींगों का पैटर्न अब भी पहले जैसा ही है। गुई ईवा ड्रैगन का दिल रखने के लिए कह देता है, हाँ, तेरे सींग तो सच में वैसे ही लग रहे हैं। लेकिन ईवा ड्रैगन समझ जाता है कि गुई को अभी भी उस पर भरोसा नहीं है। इसलिए ईवा ड्रैगन गुई को भरोसा दिलाने के लिए अपना असली नाम बताने वाला था, जो कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। लेकिन तभी ईवा ड्रैगन को याद आता है, साला, मैं अपना नाम खुद ही भूल गया। ये देख गुई ईवा ड्रैगन को मारने लगता है और कहता है, तू स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज हो ही नहीं सकता। मेरे साथ मजाक मत कर। और अगर तू सच में स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज है तो तूने कई सारे स्टूडेंट्स की जान ले ली। अब मर और प्रायश्चित कर। ईवा ड्रैगन गुई से कहता है, अरे मूर्ख, क्या तुझे याद नहीं कि तू पहले ही मुझे खा चुका है?
और सबूत के तौर पर देख सकता है कि तेरी बॉडी मेरी बॉडी से बनी है। ये सुन गुई ईवा ड्रैगन को छोड़ देता है। ईवा ड्रैगन उसे बताता है कि उसने सोचा कि उसने गुई को खा लिया है, लेकिन अचानक उसकी बॉडी अंदर ही अंदर खींचने लगी और अब आखिर में वह इस तरह का बन गया और इंसानों की भाषा भी बोल सकता है। गुई ईवा ड्रैगन से कहता है, तो क्या मेरी बॉडी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज की बॉडी से बनी है? जिस पर ईवा ड्रैगन गुई पर चिल्लाते हुए कहता है, मूर्ख, तुझे ये बात अब समझ में आ रही है? मैं तुझे कब से यही तो कह रहा हूं। तभी गुई को किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है और वह ईवा ड्रैगन को तुरंत अपने पीछे छुपा लेता है। हम देखते हैं कि वहां ओरिन आ चुकी होती है, जो गुई को देखकर हैरान हो जाती है और खुश होकर कहती है, कुरोबोशी गुई-सान, तुम उठ गए, और इसके लिए वह भगवान का शुक्रिया अदा करती है। गुई ओरिन से कहता है कि तुम हाची स्कूल से हो ना? जिस पर ओरिन कहती है, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? मैं ओरिन ह्योगा हूँ। गुई हल्के से हंसता है और कहता है, अच्छा तुम ह्योगा ओरिन हो तो मैं तुम्हें ओरिन कहूंगा, वैसे तुम भी मुझे गुई कहकर बुला सकती हो। ओरिन गुस्से में कहती है, उस वक्त तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने चाहिए थे, क्योंकि हायर रैंकर्स का काम होता है सिटीजन्स को बचाना, तो उस वक्त तुम्हें मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। गुई जवाब देता है, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं गया, मैंने बस वही किया जो मैं कर सकता था। तभी कमरे में अचानक ठंडी हवा बहने लगती है और ओरिन गुई से पूछती है, उस दिन तुमने उस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज के खिलाफ कैसे सर्वाइव किया, और एक हफ्ता पहले वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज अचानक कहाँ गायब हो गया? कोई हैरानी से कहता है कि क्या इस बात को एक हफ्ता बीत गया? ओरिन गुई को बताती है कि हाँ, इस बात को एक हफ्ता बीत चुका है और वह अभी 8th स्पेशल फोर्सेस हॉस्पिटल में है, इतने दिनों से अनकॉन्शियस था। ओरिन गुई को अभी की हालत बताने के लिए टीवी चालू करती है, जहां रिपोर्टर बता रहा होता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज अचानक अपीयर्ड हुआ था, वह सडनली कहीं गायब हो गया है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज के हमले के दौरान सभी रेडियोस खराब हो चुके थे और कैमरास भी डिस्ट्रॉयड हो गए थे, तो अब कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि वह स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज अचानक कहाँ गायब हो गया। लेकिन आई विटनेसेस के मुताबिक जब स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज गायब हुआ था, तब वहां एक लड़का था। आई विटनेसेस का यही कहना है, लेकिन आखिर वह लड़का कौन है, ये अभी भी जानना बाकी है। गुई हैरानी से कहता है कि तो क्या वह मिस्टीरियस लड़का मैं ही हूं? जिस पर ओरिन कहती है कि हाँ, तुम सही समझे, तो अब मुझे बताओ कि उस दिन शेल्टर के बाहर क्या हुआ था। स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज एवा के पास पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत थी, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाना होगा, और मैं यहाँ 8th स्पेशल फोर्सेस की एस रैंकर के तौर पर तुमसे कुछ सवाल पूछने आई हूँ, तो जल्दी से मुझे सब कुछ सच सच बता दो। जिस पर गुई ओरिन से कहता है, तुम्हें सच जानना है तो ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फिर गुई ओरिन को बताने लगता है कि उस दिन जब स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज, तभी ईवा ड्रैगन बाहर आता है और वह गुई पर चिल्लाते हुए कहता है, अरे मूर्ख कहीं के, इतनी आसानी से कोई सच कैसे बता सकता है? वहीं गुई को अपना सिर पकड़े देख ओरिन गुई से कहती है, क्या वह ठीक है? जिस पर गुई कहता है कि उसके सिर में बस थोड़ा सा दर्द है। ईवा ड्रैगन कहता है, उसे कह दे कि तूने अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज से बनाया है और फिर वो तुझे मार देंगे, यही तो चाहता है ना तू? गुई कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन झूठ बोलना मुझे सही नहीं लगता। फिर गुई ओरिन को ईवा ड्रैगन दिखाने लगता है और बताता है कि उसने अपनी अल्फा एबिलिटी से स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को निगल लिया है। ये सुनकर ओरिन शॉक हो जाती है, लेकिन फिर कहती है कि उसे गुई के हाथों में कुछ भी नहीं दिख रहा। आखिर वह करना क्या चाहता है? ओरिन की बात सुन गुई हैरान था। वह सोच रहा होता है कि क्या ओरिन स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज और इस ब्लैक मार्क को नहीं देख पा रही है? क्या वह इसकी आवाज भी नहीं सुन पा रही है? ओरिन अपनी अल्फा एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए गुई को सीरियसली जवाब देने को कहती है। वहीं हम आसमान में एक ईवा को देखते हैं। ड्रैगन ईवा उसकी एनर्जी को महसूस कर लेता है, तो वह यहाँ ऑलरेडी पहुंच चुका है। उसी समय ओरिन अभी भी गुई से सवाल कर रही होती है। ड्रैगन ईवा गुई को जल्दी से खड़े होकर यहाँ से भागने को कहता है। गुई उससे कहता है कि आखिर बात क्या है, उसे यहाँ से क्यों भागना है? जिस पर ड्रैगन ईवा कहता है कि वह बाद में उसे सब एक्सप्लेन कर देगा और फिलहाल उसे जल्दी यहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी आसमान में उड़ रहा वह ईवा बर्ड विंडो तोड़कर उन पर अटैक करने लगता है। ओरिन जल्दी से एक आइस शील्ड क्रिएट करती है और कहती है कि ये ईवा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। गुई उस ईवा को देखकर हैरान था। वह कह रहा होता है कि आखिर ये ईवा यहाँ किस लिए आया है। वहीं ड्रैगन ईवा उसे जल्दी से यहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि ये बर्ड ईवा एस रैंक ईवा से भी ज्यादा खतरनाक है, जो कि ड्रैगन ईवा की खुशबू सूंघते हुए यहाँ आ पहुंचा है। ड्रैगन ईवा ने अर्थ पर आने से पहले इस बर्ड ईवा को बहुत बुरी तरह मारा था और अब उसे पता चल गया है कि ड्रैगन ईवा बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है, इसीलिए वह अब अर्थ पर ड्रैगन ईवा से बदला लेने के लिए आया है। ड्रैगन ईवा गुई से कहता है कि अब उनकी बॉडी एक ही है, इसका मतलब बर्ड ईवा ड्रैगन ईवा के साथ साथ गुई को भी खा जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि बर्ड ईवा अब और भी जोर लगाकर ओरिन की आइस शील्ड पर अटैक करने लगता है, लेकिन ओरिन
गुई को दिलासा देते हुए कहती है कि उसकी यह आइस शील्ड एस रैंक ईवा के अटैक को भी संभाल सकती है। लेकिन तभी गुई ओरिन को धक्का देकर दूर कर देता है और वह ओरिन से कहता है कि ये ईवा शायद उसी के लिए यहाँ आया है, तो वह यहाँ से भाग जाए। ओरिन अपनी अल्फा एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि उसे सिचुएशन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन उसे कम मत आंखो, वो ह्यूगा ओराइन एक एस रैंकर है और सिटीजन्स को बचाना उसका काम है। फिर ओरिन अपने 1000 आइस पिलर्स अटैक से बर्ड ईवा पर वार करती है, जिससे बर्ड ईवा दर्द के मारे जोर से चीखने लगता है। यह देखकर ओरिन कहती है कि वह तो इस लेवल के ईवास को जब चाहे तब हरा सकती है। लेकिन तभी उस बर्ड ईवा के ऊपर से ओरिन के वे 1000 आइस पिलर्स गायब हो जाते हैं। ये देखकर ओरिन हैरानी से कहती है कि क्या उस बर्ड ईवा ने अपनी बॉडी हीट से ही आइस को पिघला दिया। फिर हम देखते हैं कि बर्ड ईवा सोलर बीम अटैक के लिए एनर्जी चार्ज कर रहा होता है। वहीं ओरिन गुई को अपने पीछे आकर छिपने को कहती है। दूसरी तरफ ड्रैगन ईवा गुई से कह रहा होता है कि उसके पास अभी अच्छा मौका है। जब तक वह कमीना बर्ड ईवा उस लड़की से फाइट करने में बिजी है, उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन गुई ड्रैगन ईवा की बात नहीं मानता और मेरी तरह एक असली मर्द की तरह बर्ड ईवा के पैर से टकरा जाता है, उसका ध्यान अपनी ओर लाने के लिए। ये देखकर ओरिन गुई से कहती है कि उसके पास कोई भी अल्फा एबिलिटी नहीं है, तो उसे जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन गुई मुस्कुराते हुए कहता है कि ये बर्ड ईवा उसके लिए यहाँ आया है, तो वही उसका ओपोनेंट होगा। अब गुई ने उस बर्ड ईवा का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया होता है, लेकिन गुई सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। गुई सामने एक पेड़ को देखता है और सोचता है कि अगर वह किसी तरह उस पेड़ पर जंप मार दे तो वहां से उतरकर वह ऐसी जगह जा सकता है जहां एक भी इंसान न हो। गुई की यह बात सुनकर ड्रैगन ईवा कहता है कि क्या वह बहुत बड़ा मूर्ख है, अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो उनका काम तमाम हो जाएगा। गुई कहता है कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। गुई अपनी सारी ताकत लगाकर जंप करता है, लेकिन भैया वह तो इतना बड़ा जंप मार देता है कि आसमान में उड़ने ही लगता है। गुई को आसमान में उड़कर बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन तभी वह सोचता है कि अब वह नीचे कैसे उतरेगा। गुई के इतना सोचते ही वह तेजी से जमीन की तरफ नीचे गिरने लगता है। ड्रैगन ईवा गुई को शांत रहकर लैंडिंग करने पर फोकस करने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि गुई जमीन से टकराता है और वहां पर एक धमाका होता है। गुई ने सफलतापूर्वक लैंड कर लिया होता है, लेकिन गुई के जमीन पर टकराने से वहां एक बड़ा गड्ढा बन चुका होता है। गुई कहता है कि उसने इतनी ऊपर से जंप किया, फिर भी उसे कोई दर्द महसूस क्यों नहीं हुआ, जिस पर ड्रैगन ईवा गुई से कहता है कि उसने गुई को जंप करने के लिए अपनी पावर दी थी। तभी वो बर्ड ईवा भी उड़कर नीचे आ जाता है। गुई कहता है कि उसे इस बर्ड ईवा को ऐसी जगह ले जाना पड़ेगा जहां कोई इंसान न हो। फिर गुई वहां से भागना शुरू कर देता है और वो बर्ड ईवा भी गुई के पीछे अटैक करते हुए उड़कर आ रहा होता है। ड्रीवा इस चीज का फायदा उठाता है। वो गुई से कहता है कि अगर गुई अपनी बॉडी उसे सौंप दे तो वो इस कमीने बर्ड ईवा को हरा सकता है, और वो गुई से ये भी कहता है कि अगर गुई उसे अपनी पावर नहीं देगा तो यहाँ के सभी लोग, बिल्डिंग्स, सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब गुई के पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो वह सबको मरने दे या फिर अपनी बॉडी ड्रीवा को सौंप दे। यहाँ गुई बहुत ही बुरी तरह फंस चुका था। गुई ड्रीवा से पूछता है कि वो अपनी बॉडी उसे सौंप दे, इसका मतलब क्या है। ड्रीवा गुई पर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे अपनी बॉडी इस्तेमाल करने दे, क्योंकि असल में ये बॉडी मुझसे ही बनी है। अगर मैं इसे महसूस कर लूं तो मैं इसे इस्तेमाल भी कर पाऊंगा। जल्दी कर, क्या तू मरना चाहता है। ड्रीवा की बात सुनकर गुई सोच रहा होता है कि अगर उसने ड्रीवा को बॉडी सौंप दी तो ड्रीवा फिर से पहले की तरह तबाही मचा सकता है। इतना सोचने के बाद गुई ड्रीवा से कहता है कि वो अभी तक नहीं भूला है जो ड्रीवा ने हाची स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ किया था। तभी बर्ड ईवा सोलर बीम से गुई पर अटैक करता है, लेकिन गुई झुककर उसे डॉज कर लेता है। फिर गुई को सामने से एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो इस बर्ड ईवा को देखकर चीख रही होती है। बर्ड ईवा गुई को छोड़कर उस औरत की तरफ भागना शुरू कर देता है। गुई चिल्लाकर बर्ड ईवा का ध्यान अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है, लेकिन बर्ड ईवा ध्यान नहीं देता और सीधा उस औरत की तरफ बढ़ता जाता है। यह देखकर ड्रीवा गुई से कहता है कि अब समय नहीं है, गुई को उसे अपनी बॉडी सौंप देनी चाहिए। वहीं गुई सोच रहा होता है कि अगर उसकी बॉडी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज से बनी है तो उसके पास ड्रीवा की ताकत आ गई होगी। ये सोचकर वह बर्ड ईवा को पंच मारता है, लेकिन बर्ड ईवा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। गुई कहता है कि आखिर इस बर्ड ईवा को कुछ भी क्यों नहीं हुआ, जिस पर ड्रीवा गुई पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसकी पावर का इस्तेमाल करने के लिए गुई को उसकी इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी। ड्रीवा की इच्छा शक्ति के बिना गुई सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है। वहीं ईवा बर्ड सोलर बीम के लिए एनर्जी चार्ज करने लगता है। यह देखकर ड्रीवा गुई को एक खतरनाक मुस्कान देते हुए कहता है कि वो अपनी बॉडी उसे सौंप दे। अगर वो ऐसा करेगा तो वो इस ईवा बर्ड को रोक सकता है।
वरना बर्ड ईवा के अटैक से पूरा हॉस्पिटल तबाह हो जाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे। तभी गुई ड्रीवा को अपने दोनों हाथों के बीच दबाकर उसका मुंह बंद कर देता है और गुई ड्रीवा से कहता है कि वो बहुत ज्यादा शोर कर रहा है। गुई ड्रीवा से ये भी कहता है कि वो बर्ड ईवा उसी की वजह से यहाँ आया है, इसलिए ड्रीवा उसकी बॉडी को नहीं बल्कि अब गुई ड्रीवा की पावर का इस्तेमाल करेगा। तभी बर्ड ईवा ने भी अपना अटैक कर दिया होता है, जिसका शिकार अब गुई और ड्रीवा के साथ साथ पूरा हॉस्पिटल बनने वाला था। ये देखकर ड्रीवा गुई से कहता है कि क्या वो उन दोनों को मरवाना चाहता है, जिस पर गुई हल्की सी मुस्कान देते हुए कहता है कि अगर ड्रीवा उसे अपनी पावर नहीं देगा तो वो यही करेगा। और गुई ये भी कहता है कि अगर उसके साथ स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज भी मर जाएगा तो मानवता का सबसे बड़ा खतरा भी दूर हो जाएगा। तो गुई के लिए ये कोई बुरी चीज नहीं है। गुई की बात सुनकर ड्रीवा मजबूरन गुई को अपनी पावर देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुई अब खुद को बेहद पावरफुल महसूस कर रहा होता है। वो बर्ड ईवा के अटैक के सामने जवाबी हमला करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुई के पंच से जो एनर्जी रिलीज हुई वो बर्ड ईवा की सोलर बीम को पीछे धकेलते हुए उसकी गर्दन उड़ा देती है और सीधा आसमान में चली जाती है। और हमें बताया जाता है कि गुई ने स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज की पावर का सिर्फ 0.001% हिस्सा ही इस्तेमाल किया था। फिर सिस्टम अपने नॉर्मल मोड में वापस चला जाता है। वहीं गुई ये देखकर हैरान था कि उसने स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज की पावर का इस्तेमाल करके एक ही बार में इतने पावरफुल ईवा को मार डाला। फिर गुई को अचानक चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी वहां भागते हुए ओरिने पहुंच जाती है और वो गुई का नाम चिल्ला रही होती है। तभी उसकी नजर उस मरे हुए बर्ड ईवा पर पड़ती है और वो सोचती है कि आखिर इस बर्ड ईवा को किसने मारा। क्या वो गुई था? लेकिन उसके पास तो कोई अल्फा एबिलिटी भी नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गुई एक कुर्सी पर बेहोश बैठा होता है। गुई धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है क्योंकि उसे किसी अच्छी चीज की खुशबू आ रही थी। गुई अपने सामने एक बूढ़े आदमी को देखता है जो एक कप में चाय डालते हुए कह रहा होता है, कुरोबोशी गुई, तो तुम उठ गए। कैसा रहेगा अगर हम चाय पीते पीते बात करें? फिर वो बूढ़ा आदमी गुई को चाय सर्व करता है। वहीं गुई उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि वो कौन है और यहाँ इस जगह पर कैसे आ गया। जिस पर वो बूढ़ा आदमी गुई से कहता है कि जब उसने हॉस्पिटल पर हमला करने वाले बर्ड ईवा को हरा दिया था, उसके बाद वो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया था, इसलिए वो उसे यहाँ लाया ताकि उसकी अच्छे से देखभाल की जा सके। और वो बूढ़ा आदमी इस जगह के बारे में बताते हुए कहता है कि ये जगह हाची स्कूल की अंडरग्राउंड ट्रेनिंग फैसिलिटी है, जिसे ईवा के अटैक के समय शेल्टर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जगह बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के हमलों को सहन कर सकती है। फिर वो बूढ़ा आदमी अपना परिचय देते हुए कहता है कि वो एक एस रैंकर है और उसका नाम निशिकी रियोगेन है। वो 8वीं स्पेशल फोर्सेस का कमांडर है और 8वीं स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल यानी हाची स्कूल का प्रिंसिपल है। निशिकी रियोगेन का नाम सुनकर गुई हैरान होते हुए कहता है कि उसने उसके बारे में सुना है। निशिकी रियोगेन ने 8 साल पहले टोक्यो में हमला करने वाली स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज को हराया था और वो देश का सबसे ताकतवर स्पेशल सोल्जर भी है। जिस पर निशिकी रियोगेन गुई से कहता है कि वो टेक्निकली उसका बॉस है क्योंकि गुई हाची स्कूल में एक जेनेटर की जॉब करता है, तो गुई को उसे इतनी कैजुअली एड्रेस नहीं करना चाहिए। वहीं ड्रीवा सोच रहा होता है कि ये आदमी तो बड़ा खतरनाक है और अभी जैसी मेरी हालत है मैं इसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाऊंगा, तो मुझे थोड़ी देर के लिए चुप रहना चाहिए। गुई रियोगेन से पूछता है कि वैसे वो अभी अंडरग्राउंड ट्रेनिंग फैसिलिटी में क्या कर रहे हैं। तभी गुई ओरिने को वहां नोटिस करता है। ओरिने को ठीक ठाक देखकर गुई खुश होता है। तभी वहां पर वही लड़की आती है जो हॉस्पिटल के बाहर बर्ड ईवा को देखकर चिल्लाई थी। वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि उसका नाम यूनागी सेनरी है और वो एक ए रैंकर है और वो गुई को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स भी कहती है। गुई सेनरी के कपड़े देखकर उससे पूछता है कि क्या वो भी हाची स्कूल की स्टूडेंट है, लेकिन गुई को अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ बैठे सभी लोगों में से उसे छोड़कर बाकी सब लोग टॉप रैंकर्स ही क्यों हैं। जिस पर रियोगेन गुई से कहता है कि वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करेगा, लेकिन पहले वो ये स्नैक्स खा ले जो उसने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। उन प्यारे कुकीज को देखकर गुई से रहा नहीं गया और वो फटाफट खाना शुरू कर देता है। तभी रियोगेन मुद्दे पर आता है। वो गुई से पूछता है कि क्या ये बात सच है कि उसने स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज को खा लिया है और अब वो उसके एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकता है। ये सुनकर गुई के मुंह से चाय बाहर निकल जाती है और वो हैरानी से कहता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। क्या ओरिने ने उसे बताया? जिस पर रियोगेन गुई से कहता है कि ओरिने ने उसे कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने गुई को मॉनिटर किया है जब से वो यहाँ आया है। एलिमेंट वो चीज है जो ईवा अपने स्पेस से धरती पर लाए थे और वही एलिमेंट ईवा की एनर्जी सोर्स है।
और इंसानों की अल्फा एबिलिटीज के अवेकन होने का कारण भी। ह्यूमन टेक्नोलॉजी एलिमेंट को डिटेक्ट नहीं कर सकती, यहाँ तक कि टॉप रैंकर्स भी केवल अस्पष्ट रूप से उसकी प्रेजेंस का अनुमान ही लगा सकते हैं। यहाँ काम आती है सेनरी की अल्फा एबिलिटी, जो कि बहुत ही खास और रेयर है। वो न सिर्फ एलिमेंट को देख सकती है बल्कि उसको एनालाइज भी कर सकती है। इसीलिए रेयोगेन उसे गुई को मॉनिटर करने के लिए रखता था। गुई कहता है कि तो क्या हॉस्पिटल के बाहर सेनरी की जान बचाना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि रेयोगेन उसे टेस्ट कर रहा था। रेयोगेन गुई को बताता है कि 8 साल पहले स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज अकेला टोक्यो में अपीयर हुआ था। उसने वहां पर सब कुछ तबाह कर दिया था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक को मिट्टी में मिला दिया। वो उसे न्यूक्लियर वेपन के बराबर का खतरा मानते थे, और हाल ही में जो ईवा अपीयर हुआ था उसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज माना जा रहा है। इसीलिए वो एक बार फिर से ये तबाही नहीं होने देना चाहता। ये सोचते हुए वो गुई की गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रखते हुए कहता है कि अगर जरा सा भी रिस्क है तो वो उसे खत्म कर देगा, और ये उसकी ड्यूटी है, कंट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंकर होने के नाते। गुई सोच रहा होता है कि रेयोगेन अचानक उसके पीछे कैसे आ गया। अभी थोड़ी देर पहले तो वो उसके सामने ही बैठा था। रेयोगेन अभी बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि जब स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज ने हाची स्कूल पर अटैक किया था तब वो वहां मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उसके कुछ स्टूडेंट्स मारे गए, और अब वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज को खुद पर्सनली खत्म करना चाहता था। इसीलिए रेयोगेन अब गुई की गर्दन उड़ाने वाला था। तभी ओरिन रेयोगेन को रोकते हुए कहती है कि प्रिंसिपल, अभी जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज अपीयर हुआ था उसकी पावर भी न्यूक्लियर वेपन जितनी ही थी, और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में तीसरा और चौथा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज भी अर्थ पर अटैक करने के लिए आए। इसलिए हमें गुई को ना मारकर उसके साथ हाथ मिलाकर इंसानियत को बचाने का काम करना चाहिए। गुई इंसानियत का सबसे शक्तिशाली वेपन बन सकता है जो उन ईवाज के खिलाफ फाइट करेगा। रेयोगेन ओरिन की बात पर एग्री करता है और वो अपनी स्वॉर्ड को वापस खींच लेता है। उसे समझ आ गया था कि आग का जवाब सिर्फ आग से दिया जा सकता है, और स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज का असली काउंटर वही स्पीशीज खुद हो सकती है। लेकिन उसे ये बात सही नहीं लग रही थी कि एक 15 साल के बच्चे के हाथ में इतनी बड़ी पावर हो। इसीलिए वो सेनरी को गुई को केयरफुली असेस करने के लिए कहता है। सेनरी रेयोगेन की बात मान लेती है। वो गुई की तरफ एक हल्की सी स्माइल देकर अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है। गुई हैरानी से सेनरी से पूछता है कि आखिर वो क्या कर रही है। सेनरी को गुई के हाथों में द्रव्य दिखता है। उसे देखकर सेनरी कहती है कि उसे एक छोटू सा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज मिल गया है, लेकिन उसकी एलिमेंट लेवल 0 है। फिर हम देखते हैं कि सेनरी और सीरियसली ऑब्जर्व करने के लिए अपनी दूसरी आंख से उस कपड़े को उतारती है। सेनरी की दूसरी आंख पहली वाली आंख से ज्यादा चमक रही थी। इस आंख के इस्तेमाल से सेनरी इंसान के अंदर घुसकर उसके एलिमेंट्स का पता लगा सकती है। सेनरी गुई से अपना सिर जोड़ती है और अपनी सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके गुई के अंदर घुस जाती है। उसे वहां ब्लैक होल और स्टार्स दिख रहे थे जो कि गुई की बॉडी और एलिमेंट्स को दर्शाते थे। सेनरी सोचती है कि उसने सुना था कि गुई के पास कोई अल्फा एबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ तो गुई के पास एलिमेंट्स हैं, हालांकि औरों की तुलना में बहुत कम। तभी उसे दिखता है कि वो सभी एलिमेंट्स मूव कर रहे हैं और एक ब्लैक होल में जा रहे हैं, लेकिन अब उनके साथ सेनरी भी उस ब्लैक होल के अंदर खींचने लगती है। सेनरी वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाती है और एक टॉर्नेडो की तरह उस ब्लैक होल में खींचती चली जाती है। इसके बाद हमें उस ब्लैक होल के दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही सेनरी वहां पहुंचती है, वो ग्रेविटी फोर्स की वजह से नीचे की तरफ गिरने लगती है। नीचे पहुंचकर उसे वहां एक ब्लैक स्फीयर दिखता है, लेकिन जब वो और ध्यान से देखती है तो उसे वहां एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज नजर आता है। सेनरी को देखकर स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, और जैसे ही वो सेनरी को खाने वाला होता है तभी सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन कैंसिल हो जाती है। सेनरी चिल्लाते हुए कहती है कि क्या वो अब भी जिंदा है। सेनरी को ऐसे हैरान परेशान देखकर ओरिन उसे शांत कराते हुए कहती है कि क्या वो ठीक है, आखिर वो चिल्ला क्यों रही थी। वहीं गुई सेनरी की आवाज सुनकर पूछता है कि क्या ऑब्जर्वेशन खत्म हो गया। टी पगलू रेयोगेन सेनरी को चाय पिलाकर थोड़ा शांत होने के लिए कहता है। वहीं ओरिन रेयोगेन से कहती है कि अभी सेनरी को चाय की नहीं बल्कि पानी की जरूरत है। सेनरी पानी पीती है, जिसके बाद वो थोड़ा शांत हो जाती है। रेयोगेन सेनरी से पूछता है कि ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट क्या निकला। सेनरी बताती है कि गुई की अल्फा एबिलिटी ब्लैक होल है। उसने गुई की बॉडी में एक बड़ा ब्लैक होल देखा था जो उसके खुद के एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। शायद यही वजह है जिसकी वजह से गुई एक अनरैंक्ड है। गुई की इसी अल्फा एबिलिटी की वजह से ही उसने स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज को खा लिया। सेनरी बताती है कि जब वो खुद उस ब्लैक होल में एब्जॉर्ब हो गई थी तब उसे वहां एक प्रिजन में बंद स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज दिखा। रेयोगेन सेनरी से स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज की हालत के बारे में पूछता है।
सेनरी बताती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज ने उस पर अटैक किया था। ये सुनकर रयोगेन गुई की गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है। ये देखकर ओरिन रयोगेन को रोकते हुए कहती है कि सेनरी ने जो कुछ भी देखा वो सब गुई की अल्फा एबिलिटी और कंडीशन के बारे में था, जिस पर रयोगेन कहता है कि अगर स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज उसके अंदर रहकर अटैक कर सकता है तो इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि एक दिन वो अल्फा एबिलिटी को ब्रेक करके बाहर निकल आएगा और इंसानियत को तबाह कर देगा। इसीलिए रयोगेन अब गुई को मारने वाला था। ये देखकर द्रेवा गुई से कहता है कि अगर वो दोनों यहाँ ऐसे ही बैठे रहे तो रयोगेन उन दोनों को मार डालेगा। इसलिए द्रेवा गुई को अपनी पावर देने की बात करता है और रयोगेन को मार गिराने के लिए कहता है। वहीं सेनरी ने द्रेवा की बात सुन ली होती है। वो रयोगेन को बताती है कि ये छोटा सा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज गुई को अपनी पावर देकर हम सबको ठिकाने लगाने की बात कर रहा है। और सेनरी ये भी बताती है कि ये छोटा सा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज असल में स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज की सोल है। जब गुई ने स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज को अब्सॉर्ब किया था तब स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज 2 हिस्सों में बंट गया था, बॉडी और सोल, जिसमें से बॉडी तो उस ब्लैक होल में समा गई और सोल बाहर रह गई, लेकिन सोल बाहर रहकर भी सील्ड है। ये सुनकर रयोगेन कहता है कि भले ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज अंदर सील्ड है, लेकिन उसकी सोल गुई को पावर यूज करने के लिए उकसा सकती है, तो खतरा अभी भी है और ऐसी सोल एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ये कहते हुए रयोगेन गुई पर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन गुई तलवार को अपने हाथों से पकड़कर रोक देता है। गुई कहता है कि वो हमेशा से अल्फा एबिलिटी के बिना ही जीतता आया है, तो अब किसी सोल के उकसाने से वो उसके जाल में नहीं फंसेगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये कहते हुए रयोगेन गुई पर तलवार से हमला करता है और उसके सीने को चीर देता है। इससे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज बौखला जाता है और वो गुई की बॉडी पर हावी हो जाता है। रयोगेन अब स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज के साथ गुई को भी मारने का मन बना लेता है। वहीं गुई को देखकर सेनरी कहती है कि गुई की बॉडी से स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज के स्टार एलिमेंट लगातार बाहर आ रहे हैं। अगर वो ऐसे ही बाहर आते रहे तो गुई के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज है वो जल्दी रिलीज हो जाएगा। ये सुनकर रयोगेन गुई पर अटैक करते हुए कहता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज को रिलीज होने से पहले ही गुई को टुकड़ों में काट देगा। रयोगेन के अटैक से वहां एक धमाका होता है। ये देखकर ओरिने और सेनरी दोनों हैरान हो जाते हैं। वहीं स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज गुई पर हावी होकर बाहर आ जाता है। उसके अंदर से इतने बड़े अमाउंट में स्टार एलिमेंट निकल रहे थे कि रयोगेन उसे बिना एबिलिटी के भी देख पा रहा था। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज अटैक करे उससे पहले ही रयोगेन अपनी तलवार लेकर उस पर हमला करने के लिए जाता है और एक पल में ही हजारों स्ट्राइक लगा देता है, लेकिन उससे गुई पर एक खरोंच तक नहीं आती। वहीं गुई के हाथ पर जो ब्लैक होल था उसमें से छोटा सा ड्रेवा बाहर आता है और वो कहता है, तो क्या यही इंसानियत के सबसे पावरफुल इंसान की ताकत है? ये सुनकर रयोगेन अपने कदम पीछे लेता है और अपनी तलवार को ऊपर की तरफ कर अपनी असली ताकत बाहर निकालता है। उसकी तलवार के ऊपर एक बिजली का बवंडर घूमने लगता है। ये देखकर छोटा सा ड्रेवा बहुत मजे लेने लगता है। वहीं दोनों की पावर्स को देखकर ओरिने और सेनरी हैरान हो जाती हैं। ओरिने चिल्लाते हुए कहती है, कुरोबोशी गुई-सान, होश में आओ। क्या तुम्हें नहीं कहा था कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज को खुद पर हावी नहीं होने दोगे? फिर हम देखते हैं कि ब्लैक होल में से ड्रेवा अपना बड़ा सा मुंह खोलकर मजे करने के लिए आगे बढ़ता है। रयोगेन भी अपनी बिजली वाली तलवार से अटैक करता है। दोनों के हमले आपस में टकराते हैं, जिससे वहां पर बहुत ज्यादा फोर्स बनती है। उससे बचने के लिए ओरिने आइस बैरियर क्रिएट करती है। वहीं हम देखते हैं कि ड्रेवा ने इंसानियत के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी की तलवार तोड़ दी होती है। यह देखकर रयोगेन की हालत खराब हो जाती है और वहीं ड्रेवा उसकी यह हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। ये देखकर ओरिने और सेनरी चिल्लाती हैं, प्रिंसिपल। लेकिन तभी गुई स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज को पीछे खींच लेता है, जिससे उसका मुंह ऊपर रूफ में घुस जाता है। रयोगेन कहता है, तुम स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज हो या कुरोबोशी गुई? गुई हल्की सी मुस्कान देते हुए कहता है, क्या मैंने नहीं कहा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज जैसी चीज मुझ पर हावी नहीं हो सकती? मैं कुरोबोशी गुई हूँ। गुई बताता है कि रयोगेन ने जो उसके सीने पर तलवार से हमला किया था, उसी वजह से उसे अपनी बॉडी रिगेन करने में देर हो गई। फिर गुई स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज को वापस खींचता है और उसका मुंह दबाते हुए कहता है, तुमने फिर से लोगों पर अटैक किया? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? ड्रेवा गुई की आंखों को देखता है। उसे वो बहुत डरावनी लगती है। वो गुई से कहता है कि वो आगे से ऐसा फिर कभी नहीं करेगा, तो अब गुई को भी सब कुछ भूल जाना चाहिए। फिर ड्रेवा जल्दी से ब्लैक होल में वापस चला जाता है। कोई सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज खुद ब खुद अंदर चला गया। सेनरी ने बताया था कि गुई की अल्फा एबिलिटी ब्लैक होल है, लेकिन गुई को उस एबिलिटी को कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था।
सेनरी गुई की तरफ देखते हुए कहती है कि स्टार एलिमेंट फिर से शून्य हो चुका है। गुई पहले की तरह एक अनरैंक्ड बन गया है। वहीं रियोगेन जोर जोर से हंसने लगता है और गुई से कहता है कि एक क्रिटिकल अनकॉन्शियस स्टेट से लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज को रिलीज करने तक, और फिर भी बिना एक भी इंसान को चोट पहुंचाए उसने उस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज को दोबारा अपनी ही बॉडी के अंदर सील कर दिया। और रियोगेन प्रिंसिपल होने के अधिकार से गुई को हांची स्कूल में स्पेशल एनरोलमेंट देने का वादा करता है। गुई रियोगेन से कहता है कि आखिर वह ये सब क्या कह रहा है। रियोगेन बताता है कि वह उसे टेस्ट कर रहा था ताकि अगर भविष्य में स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज दोबारा इन्वेड करें तो इंसानों को भी उतनी ही ताकत चाहिए होगी जितनी उनके पास है। लेकिन उसने यह भी कहा कि वो ताकत सिर्फ ह्यूमंस के कंट्रोल में रहनी चाहिए। इसी वजह से उसने गुई का टेस्ट लिया था ताकि यह देख सके कि क्या वह सच में स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज को डोमिनेट कर सकता है। जिस पर गुई कहता है कि हर कोई उसे क्यों टेस्ट कर रहा है, पहले सेनरी और अब प्रिंसिपल भी। और अब अगला, मुझे हांची स्कूल में स्पेशल एनरोलमेंट दिया जा रहा है जहां सिर्फ टॉप रैंकर्स ही जा पाते हैं, और मेरे पास तो कोई अल्फा एबिलिटी भी नहीं है। तो क्या मुझे फिर से टेस्ट करने की प्लानिंग की जा रही है? रियोगेन गुई से कहता है कि तो क्या वह उससे डिससैटिस्फाइड है, जिस पर गुई कहता है कि वह डिससैटिस्फाइड नहीं है, वह बस वही करेगा जो वह कर सकता है। वह हांची स्कूल जाएगा ताकि सबको बचाने के लिए लड़ सके, और अगर उसके पास एबिलिटीज नहीं है तो वह सफाई करेगा या जो भी हो सकेगा सब करेगा ताकि उन लोगों को सपोर्ट दे सके जो इंसानियत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और अगर कभी उसके पास एबिलिटीज आ गईं तो वह उन्हें भी पूरी शिद्दत से इस्तेमाल करेगा, जितना हो सके उतना करने के लिए। रियोगेन को गुई का ये एटीट्यूड पसंद आता है और वह प्रिंसिपल के तौर पर गुई का हांची स्कूल में स्वागत करता है। फिर रियोगेन गुई से उसके जख्म दिखाने को कहता है ताकि वह उन्हें ठीक कर सके, लेकिन रियोगेन देखता है कि गुई के जख्म पहले ही भर चुके हैं। रियोगेन सोचता है कि गुई की बॉडी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज के मांस से बनी है, इसीलिए उसकी बॉडी ने खुद को इतनी जल्दी हील कर लिया। फिर रियोगेन ह्योगा ओरिने को बताता है कि कुरोबोशी आज से उसकी क्लास का हिस्सा बनेगा। क्योंकि ह्योगा टॉप स्टूडेंट थी, रियोगेन ने उससे कहा कि वह कुरोबोशी का हर तरह से ध्यान रखे और उसकी मदद करे, जिस पर ओरिने कहती है कि वह समझ गई और अपना बेस्ट देगी। और रियोगेन सेनरी की भी क्लास बदल देता है और उसे भी उन दोनों के साथ उसी क्लास में डाल देता है ताकि वह गुई पर नजर रख सके। सेनरी का एक्साइटमेंट उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज को ऑब्जर्व करने का मौका मिलते ही वह पूरी तरह से फायर अप हो गई। पहले उसे जरूर सरप्राइज मिला था, लेकिन अब उसने ठान लिया कि वह अपनी नजर एक पल के लिए भी कुरोबोशी उर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज से नहीं हटाएगी। वहीं सेनरी की बात सुनकर ड्रेवा सोच रहा होता है कि हे मेरे पुरखों, हमको इस लड़की से जरा बचा के रखियो, इसे देखकर हमको बड़ा डर लगता है जी। वहीं टी पगलू रियोगेन अपनी बोतल से चाय निकालते हुए ओरिने से चाय पीने के लिए पूछता है, लेकिन ओरिने उसे मना कर देती है, जिस पर रियोगेन कहता है, अच्छा हुआ तुमने मना कर दिया, वैसे भी मेरे पास बस एक कप चाय बची थी। मजाक से हटकर रियोगेन ओरिने से कहता है कि अगर कभी कुरोबोशी के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज है वह बरसर्क हो जाए तो ह्योगा को अपनी अल्फा एबिलिटी का इस्तेमाल करके न सिर्फ उस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज को बल्कि कुरोबोशी को भी एलिमिनेट कर देना होगा। रियोगेन की बात सुनकर ओरिने एकदम से चौंक जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसने कहा कि वह तो अक्सर एस रैंक या उससे भी ऊपर के ईवाज को हैंडल करने के कारण क्लास में ही अनुपस्थित रहती है। हाँ, अगर वह खुद मौजूद होगी तो सिचुएशन संभाल लेगी, लेकिन जब वह नहीं होगी तो जिम्मेदारी दूसरों पर आएगी। और पिछली बार स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज का सामना करते वक्त वह बहुत कमजोर पड़ गई थी। रियोगेन ओरिने से कहता है कि उसने सुना था कि ओरिने की आइस वॉल को स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज ने तोड़ दिया था, लेकिन उसने तुरंत ही यह भी कहा कि अपनी अल्फा एबिलिटी आइस स्टार 1 यूरोपस के साथ ओरिने के पास इतनी शक्ति है कि वह कुरोबोशी को संभाल सकती है उससे पहले कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज रिलीज हो। उसने इस बात पर भी इशारा किया कि अगर ह्योगा सच में चाहती तो यह सब काफी पहले ही कर चुकी होती। और फिर उसने ठंडी नजर से उसे घूरते हुए पूछा, क्या यह बात सही नहीं है? जिस पर ओरिने धीरे से हिचकिचाहट के साथ कहती है, हाँ, यह सच है। ओरिने की हल्की सी हिचकिचाहट देखकर रियोगेन ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने ठंडी और सख्त आवाज में समझाया कि ओरिने के पास इनकार करने का कोई हक नहीं है। यह एक एस रैंकर की ड्यूटी है और पूरे कंट्री में सिर्फ 10 ही एस रैंकर्स हैं। उनका असली मकसद देश को प्रोटेक्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओरिने ने गहरी सांस लेकर अपनी बात रखी। उसने कहा कि अगर कुरोबोशी गुई के अंदर की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज कभी बरसर्क हो जाए और वह किसी और को नुकसान पहुंचाए तो उससे पहले ही वह उसे एलिमिनेट कर देगी। उसके लिए यह सिर्फ एक एस रैंकर की ड्यूटी नहीं थी,
बल्कि कुरोबोशी गुई के प्रति उस कर्ज को चुकाने का तरीका भी था जो उसने उसकी जान बचाकर दिया था। ओरिने की बात सुनकर रियोगेन खुश होता है। फिर वह गुई को पुकारकर उसे लाइटिंग एबिलिटी दिखाता है और पूछता है कि क्या वह उसे महसूस कर पा रहा है। गुई कहता है कि वह कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा है। गुई का जवाब सुनकर रियोगेन समझ जाता है कि गुई को एलिमेंट और अल्फा एबिलिटी की बेसिक नॉलेज तक नहीं है। उसने ओरिने और सेनरी को एक इम्पॉर्टेंट मिशन दिया कि उन्हें कुरोबोशी गुई के हाची स्कूल में एनरोलमेंट से पहले मिलकर कुरोबोशी को स्टार एलिमेंट्स के बारे में सिखाना होगा। गुई स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज को सप्रेस कर सकता है, लेकिन उसे अल्फा एबिलिटीज और स्टार एलिमेंट्स की बेसिक नॉलेज तक नहीं है। रियोगेन ने उन्हें याद दिलाया कि यह एक ऐसा मिशन है जो पूरी ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए उन्हें हर हाल में इसमें कामयाब होना ही होगा। सभी स्टूडेंट्स एक साथ जोर से बोले, यस।